नमस्कार साथियों। 6 सितंबर 1965 भारतीय सेना सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट तक घुस चुकी थी। भारत की यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ का परिणाम थी। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर छीनने के लिए निकला था, उसकी हालत कुछ ही दिनों में लाहौर तक गंवाने की हो चुकी थी। कश्मीर की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ और राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तान तक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 1.5 महीने तक जबरदस्त लड़ाई जारी रही। एक तरफ भारत था जो 3 साल पहले ही 1962 में चाइना से जंग हार चुका था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान था जो अमेरिका से एडवांस वेपन्स खरीदकर हवा में था और 17 सालों से कश्मीर छीनने के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बेचैन था। पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर हथियार और लड़ाकू विमान थे, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी बेहतर रणनीति, अदम्य साहस और मजबूत इरादे से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय तिरंगों को झुकने नहीं दिया था। भारतीय सेना में यह जज्बा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भरा था, जिन्होंने बीच युद्ध में देश को संबोधित करते हुए कहा था, तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। वह भी बिल्कुल वैसा ही। भारतीय सेना ने न केवल भारतीय सीमाओं में घुस आए पाकिस्तान को जो जोरदार टक्कर दी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने दो तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए कुछ ही दिनों में उनके कई जरूरी इलाकों को अपने कब्जों में ले लिया, जिनमें स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट बुर्की विलेज भी शामिल था, जिसे कब्जे में लेकर इंडियन आर्मी ने जीत के प्रतीक के रूप में वहाँ के पुलिस स्टेशन के ऊपर इंडियन फ्लैग को फहरा दिया था, जहाँ से लाहौर का फासला केवल 14 किलोमीटर का ही रह गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाने वाला भारत आखिर कैसे पाकिस्तान में घुसकर उसके इलाकों को अपने कब्जे में लेने लगा था। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर 1965 का यह युद्ध हुआ ही क्यों था, और आखिर इस वॉर में अपर हैंड होने के बावजूद भारत क्यों सीज फायर के लिए राजी हो गया था। Several thousand Pakistani soldiers, fully armed but clad in civilian clothes, crossed into Jammu and Kashmir. In this area, in 1965, Hello, 6-5 for all stations 3. Target uniform 1-1-5-3. many battles were fought. 9-3 Roger. Uniform target. Many lives were lost. अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी के लिए बंटवारे का दंश झेलना पड़ा था। मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग के कारण जहां पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो वहीं उस समय अंग्रेजों ने देश के मौजूदा सभी प्रिंसली स्टेट्स को उनकी सुविधा के हिसाब से दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या फिर इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दे दिया था। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की पेशकश कर जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए उतावला था, जिसके लिए उसने पहले राजा हरि सिंह को डराया धमकाया। फिर भी बात नहीं बनी तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबायली लड़ाकों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों की तादाद में मासूम लोग मारे जाने लगे, सड़कें खून से रंग दी गई। ऐसे में बचने का कोई मौका न देख हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए अपनी सेना को जम्मू एंड कश्मीर तभी भेज सकता था जब वह ऑफिशियली इंडिया का पार्ट होता। इसलिए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर में घुसकर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने लगी, लेकिन तब भी कश्मीर का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। ऐसे में इसे जल्दी सुलझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू द्वारा इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने से यूएन ने रिजोल्यूशन 47 पारित कर दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल तय करते हुए
1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद भारत के पास जम्मू और कश्मीर का 2/3 हिस्सा ही रह सका, जबकि बाकी बचे 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर PO के नाम से जाना जाता है। इस कब्जे के बाद भी पाकिस्तान की ओर से रह रहकर कश्मीर में उकसावे भरे घुसपैठ किए जाते रहे। इधर 1960 तक चाइना भारत के अकाई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम कर धीरे धीरे अपनी सेना को भारतीय सीमा के पास मोबिलाइज करने लगा था, जिसके 2 साल बाद ही 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ भारतीय सीमा में घुस आई, जिससे दोनों देश के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इंडियन आर्मी काफ़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस वॉर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारतीय सेना ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। वॉरफेयर टैक्टिक्स और प्लानिंग बदली जा रही थी और इंडियन गवर्नमेंट्स द्वारा न्यू और एडवांस वेपन्स को खरीदने के लिए बाहरी देशों का रुख किया जा रहा था। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सोच विचार में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के बीच साउथ एशिया के देशों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा ना बनते हुए न्यूट्रल रहने का फैसला किया, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट की डील सोवियत यूनियन से की। यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, जिसका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान उठाना चाहता था। उस समय तक सोवियत एशिया के कई हिस्सों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुका था। ऐसे में अमेरिका की नज़र ऐसे देशों पर थी जहां वह अपनी पकड़ बनाकर एशिया में बढ़ते सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। ऐसे में अमेरिका को साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे फायदे का देश लगा। इसलिए दोनों देशों के बीच जल्द ही मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो गई। इस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड देने लगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी के पास काफ़ी एडवांस वेपन्स हो गए, जो उस समय इंडियन आर्मी के वेपन से काफ़ी बेहतर थे। अमेरिका से सप्लाई होने वाले हथियार में पैटर्न टैंक्स, F-86 और F-14 स्टार फाइटर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। अपनी इस बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को पंख लग गए थे और वह फिर से कश्मीर को पाने का ख्वाब देखने लगा था। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान, जो 1958 में मिलिट्री कू करके सत्ता पर काबिज हुए थे, तभी से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशंस को डिजॉल्व कर वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिस कारण सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इस जाति से पाकिस्तान की जनता में अयूब खान के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए वो कश्मीर पर हमला कर जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे। सबसे पहले 1964 में पाकिस्तान ने कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी बनाई, जिसका काम पूरी दुनिया के सामने कश्मीर की इमेज को एक पीड़ित राज्य के रूप में दिखाना था। इस कमेटी ने पूरी दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर वहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती है। पाकिस्तान ने इस अभियान में फॉरेन जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट्स को भी शामिल किया, ताकि कश्मीर के विषय पर एक तरफा भावनात्मक कहानी गनकर पाकिस्तान के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सके। इसके बाद वहाँ पाकिस्तानी घुसपैठी ने लोकल लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत के रिश्ते फिर से खराब होने लगे थे। दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के बीच 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, जिनके बाद बेहद सादगी और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया की यह सिचुएशन पाकिस्तान को एक मौके के रूप में दिखाई दी। अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री को एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आंकते थे, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी को पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही 1965 के शुरुआती महीने में गुजरात की सीमा के पास एक 18 मील लंबी सड़क बना दी, जो भारत के रन ऑफ कच्छ में कई जगह करीब 1.5 मील अंदर तक जाती थी। अपने बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान द्वारा सड़क बनाने का भारत ने जब विरोध किया, तो पाकिस्तान ने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ा दी। इसके बाद भारत ने यहाँ नज़र रखने के लिए मार्च 1965 में सरदार चौकी बना दी, जिससे पाकिस्तान ने गुस्से से बौखलाकर 9 अप्रैल 1965 को रन ऑफ कच्छ पर अपना क्लेम करते हुए यहाँ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी रन ऑफ कच्छ में घुसकर शालीमार चौकी, सरदार चौकी और जंगल चौकी पर आक्रामक हमले करने लगी। अचानक से हुए इस हमले में भारत को शालीमार चौकी पर हार का सामना करना पड़ा,
लेकिन सरदार चौकी और भारत के सीआरपीएफ के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को जोरदार टक्कर दी। उस समय भारत पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा था। बारिश ना होने की वजह से देश में भयंकर सूखे की स्थिति थी। एक साथ आई इन समस्याओं का शास्त्री जी ने डटकर मुकाबला किया और उनके आदेश पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखा। यह युद्ध करीब 3 महीने तक चलता रहा। दोनों देशों के बीच युद्ध ना रुकता देख ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हॉरोल्ड विल्सन ने मीडिएट करके युद्ध को रुकवाने की पहल की, जिसके बाद 30 जून 1965 को दोनों देशों ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। इस दौरान रन ऑफ कच्छ के करीब 10% पर जमीन पाकिस्तान को दे दी गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो सका। कच्छ में मिली इस छोटी सी जीत से पाकिस्तान के हौसले बुलंद पर थे। उसे लग रहा था 1962 के युद्ध में चीन से हारा भारत कमजोर हो चुका है और पाकिस्तान के साथ अब युद्ध की स्थिति में नहीं है। इस सीज फायर के जरिए एक और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का दिखावा कर रहा था, जबकि दूसरी ओर उसके द्वारा भारत पर एक और बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। यह साजिश कश्मीर को कब्जाने के लिए की जा रही थी। दरअसल अयूब खान को लगता था कि अमेरिका की तरफ से मिले एडवांस वेपन के कारण पाकिस्तान इस बार भारत को युद्ध में हरा देगा। 3 साल पहले 1962 में चाइना से हुई इंडिया की हार को देखते हुए उनका यह भ्रम और भी मजबूत हो चुका था। जहां पाकिस्तान पहले ही कश्मीर में घुसपैठियों के जरिए गड़बड़ी करने में लगा हुआ था, तो वहीं उसने कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग करने के लिए एक साथ 2 ऑपरेशन प्लान किए। पहला ऑपरेशन गिब्राल्टर, जिसके जरिए पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ करके कश्मीर में एंटी इंडिया रिवॉल्ट शुरू करना चाहता था, ताकि पाकिस्तान इस दौरान गोरिल्ला ग्रुप्स की मदद से कश्मीर में इंपॉर्टेंट नोडल्स पॉइंट को कब्जे में ले सके। वही दूसरा प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, जिसके जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से अखनूर को कब्जाना चाहता था, ताकि कश्मीर और भारत के बीच का कनेक्शन कट ऑफ हो जाए और फिर वह कश्मीर पर कब्जा कर ले। पाकिस्तान में इस ऑपरेशंस के लिए लगभग 30,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेन किया जाने लगा। पाकिस्तान भारत से बिना एक लंबा युद्ध किए जीत हासिल करना चाहता था, इसलिए ऑपरेशन को शुरू करने से पहले वो खुफिया जानकारी जुटाने और वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशन की पहचान के लिए अपने हजारों सैनिकों और मिलिटेंट्स को कश्मीर में भेजने लगा। सभी को कश्मीरियों की तरह कपड़े पहनाकर भेजा गया था, ताकि वह वहाँ की जनता के साथ आसानी से घुल मिल सके और लोकल लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनका सपोर्ट हासिल कर सके। ये सभी पाकिस्तानी 1 महीने तक कश्मीर में जरूरी जानकारी जुटा रहे हैं और इसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाने रहे हैं। जरूरी इंटेल हासिल कर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए 8 से 10 हाईली ट्रेंड स्पेशल गोरिल्ला यूनिट्स बनाई, जिसका नाम गजनबी, बाबर और कासिम जैसे फेमस मुस्लिम शासकों के नाम पर रखा गया था। पूरी तैयारी के बाद 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान से करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमाओं में घुसने लगे, जिन्हें कश्मीर के पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामुल्ला जैसे ऊंचे इलाकों को अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर था, ताकि इंडिया को इस घुसपैठ की खबर लगने से पहले तक पाकिस्तान आर्मी के पास पीक पॉइंट्स पर कब्जा होने का एडवांटेज हो। पाकिस्तान का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो वॉर की स्ट्रेटेजी तो ठीक बनाता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशंस की बारी आती है उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। ऐसा ही तब देखने को मिला जब पाकिस्तानी सैनिक और उसके घुसपैठिए इस उम्मीद से कश्मीर में घुसे कि कश्मीरी लोग इस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई इसकी हवा निकल गई। पाकिस्तानी घुसपैठिए है पंजाबी बोलते थे, जबकि कश्मीर में उसी से मिलती जुलती डोगरी भाषा बोली जाती थी। इस कारण जब भी वह लोकल लोगों से बात करते, वहाँ के लोग उन्हें पहचान लेते। इस तरह पाकिस्तान के प्लान का पर्दाफाश होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। लोकल लोगों ने पाकिस्तान के इस घुसपैठिए की खबर इंडियन आर्मी को दे दी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अलर्ट होते हुए जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में छानबीन कर पाकिस्तानी घुसपैठिए को चुन चुन कर एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। जल्दी ही सैकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठिए न्यूट्रलाइज कर दिए गए, साथ ही उनमें से 4 को जिंदा पकड़ लिया गया। इंडियन आर्मी ने जब इतने सख्ती की तो चारों ने जल्दी ही पाकिस्तान के इस पूरे ऑपरेशंस के कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए।
ऑपरेशन गिब्राल्टर के दौरान पाकिस्तानियों की मंशा हमले के बीच एक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ कश्मीर शुरू करने की थी, जिसके जरिए यह झूठ फैलाना था कि कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान से बगावत कर दी है और कश्मीर भारत से अलग हो चुका है। इस दौरान खबरें रेडियो पर प्रसारित तो हुई, लेकिन पाकिस्तान से नहीं, बल्कि भारत के ऑल इंडिया रेडियो के जरिए, जिस पर पाकिस्तान की इन करतूतों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया गया। वहीं इंडियन आर्मी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को उनसे फ्री करती जा रही थी। इंडियन आर्मी की यह कार्रवाई अगस्त के अंतिम दिनों तक जारी रही, जिस बीच 26 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर हाजी पीर पास पर हमला कर दिया। पीओके का हाजी पीर पास वो इलाका था जहां से पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। भारतीय सैनिकों ने पहाड़ी और दुर्गम रास्ते को पार करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और 3 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद 28 अगस्त को हाजी पीर पास पर अपना कंट्रोल जमा लिया। हाजी पीर पास भारत की जीत से पाकिस्तान के घुसपैठ के सभी रास्ते बंद हो गए थे, जिससे घुसपैठिए उल्टे पांव पाकिस्तान भागने को मजबूर हो गए। भारत से बुरी तरह से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान बाद में आया और इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद अगले ही दिन उसने सेकेंड प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च कर दिया। इस बार पाकिस्तान की नज़र जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर क्षेत्र पर थी। पाकिस्तान अखनूर में चिनाब नदी पर बने एक ब्रिज को तोड़कर भारत को कश्मीर के साथ जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर कब्जा जमाना चाहता था, ताकि भारत से कश्मीर का कनेक्शन ही ब्रेक हो जाए और कश्मीर तक इंडियन आर्मी अपने सैन्य सामान ही न ला पाई। पाकिस्तानी अखनूर में हमला करके भारत की इसी सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना चाहता था। इसी मकसद के साथ 1 सितंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी आर्मी भारी संख्या में तोपों और टैंकों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर तेजी के साथ अखनूर की तरफ बढ़ने लगी। पिछले ऑपरेशंस के बाद इंडियन आर्मी भी इस बार अलर्ट थी, जिसने इस हमले का तुरंत मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। 4 इंडियन इन्फेंट्री बटालियन अपने AMX-13 टैंक से पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने लगी, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के M47 एंड M48 पैटर्न टैंक से मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान के पास या अमेरिका के एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग पैटर्न टैंक्स थे, जबकि उनके कंपैरिजन में भारत के पास थोड़े कम इफेक्टिव AMX-13 और काफ़ी कम मात्रा में सेंचुरियन MK7S टैंक थे। इस कारण यहाँ धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी अपनी पोजीशन मजबूत करती चली जा रही थी। सुबह के 9 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी ने छम को अपने कब्जे में ले लिया था। जमीनी लड़ाई में भारी पड़ रहे पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का भारत के पास एक ही असरदार ऑप्शन था, और वह था इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की एंट्री करवाना। हमले के पहले ही दिन डिफेंस मिनिस्टर यशवंतराव चावन ने एयर मार्शल अर्जुन सिंह और आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद एयरफोर्स को युद्ध में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 12D हैवी लैंड वैम्पायर्स और 14 डिसॉल्ट मैस्टर फोर्स लड़ाकू विमान पठानकोट एयरबेस बेस से छम की ओर टेक ऑफ कर गए। इसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपने F-86 एवर्स लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए। यहाँ सेना को डिफेंसिव होते देख 3 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। कैबिनेट और सभी मिलिट्री चीफ से इंटेंसिव कंसल्टेशंस के बाद यह तय हुआ कि इंडिया ऑल आउट मिलिट्री एक्शन लेगा और पहली बार इंडियन आर्मी LOC को क्रॉस कर लाहौर और सियालकोट को अपने कब्जे में लेगी। इसके पीछे का मकसद कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी का ध्यान भटकाने का था। पाकिस्तानी हिस्सों को कब्जा कर भारत इसका इस्तेमाल युद्ध के बाद बेहतर निगोशिएशंस के लिए करना चाहता था। उसी दिन इस ऑर्डर को अमर डिवीजन तक पहुंचाने के लिए एक डिस्पैच राइडर को भेजा गया, लेकिन उसे रास्ते में ही पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया और इसकी जानकारी अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी कि भारत लाहौर पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इस लीड पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि भारत ने जानबूझकर उसका ध्यान युद्ध से भटकाने के लिए अपने डिस्पैच राइडर को पकड़वाने का नाटक किया है। इस तरह से पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और भारत का यह प्लान फेल होते होते बच गया। इधर कश्मीर में घमासान लड़ाई जारी थी। पहले ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स भारी पड़ती दिख रही थी। उसने इंडियन एयरफोर्स के कई वैम्पायर्स विमानों को
शॉट डाउन कर अपनी एक्टिविटी श्रीनगर से लेकर कर पंजाब तक बढ़ा ली। वही पाकिस्तानी फोर्सेस मुनावर तावी रिवर को पार कर पहले ही छम तक आ पहुंची थी। सिचुएशन ऐसी थी कि कश्मीर भारत के हाथ से फिसलता दिख रहा था। तभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐतिहासिक गलती की जाती है जो उसे बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी थी। पाकिस्तान ने बीच युद्ध में इस ऑपरेशन को लीड कर रहे कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हटाकर उसकी जगह मेजर जनरल याया खान को नया कमांडर बना दिया। वजह कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस जंग में जीतने पर प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान का क्रेडिट किसी और के बीच ना बढ़ जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। उन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर यह एक बदलाव उन्हें बहुत महंगा साबित होगा। कमांडर के बदले जाने में ही एक दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई और उनका अटैक कमज़ोर पड़ गया। इतना वक्त भारतीय सेनाओं के लिए एकजुट होकर बेटर स्ट्रेटेजी से काउंटर अटैक प्लान करने के लिए काफ़ी था। मौके की नज़ाकत को समझते हुए इंडियन फोर्सेस ने अपने हमले तेज कर यहाँ के कई मोर्चे पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। इस बीच स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवल किरोर ने अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया। अपने से कई गुना बेहतर पाकिस्तानी F-86 सेबर को शूट डाउन कर दिया, जिससे इंडियन एयरफोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया था। 5 सितंबर तक यहाँ घमासान लड़ाई चलती रही, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को छम में ही रोककर उसके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को भी फेल कर दिया। धीरे धीरे भारत को लीड हासिल करते देख पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा था। अपनी सेना को मजबूत स्थिति में पाकर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण करने का फैसला किया। प्लानिंग के मुताबिक 6 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट पर कब्जा जमाने के मकसद से पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल हो गई। पाकिस्तान इस मामले को लेकर क्लूलेस था, इसलिए इंडियन आर्मी बिना किसी खास रुकावट के तेजी से आगे बढ़ती चली गई और कुछ ही घंटों में लाहौर के काफी नजदीक पहुंच गई। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में इंडियन आर्मी की 15th इन्फेंट्री डिवीजन इकोगेल कैनाल को पार करके पाकिस्तान के बटापुर तक घुस जाती है। 15th इन्फेंट्री डिवीजन को पीछे से एक टैंकर रेजिमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, जो सरमन टैंक से लेस था। कुछ ही समय में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक पहुंचकर एक गांव में अपना डेरा डाल लिया। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान नींद से जागा, तब उसे पता चला कि भारतीय सेना उसके सर पर बैठी हुई है। भारतीय सेना के लाहौर में घुस आने की खबर जब अयूब खान को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद उन्हें यह यकीन दिलाने में लगे हुए थे कि भारत कभी भी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। वही उनकी सोच से परे इंडियन आर्मी लाहौर के नियर बाय विलेज को अपने कंट्रोल में करती जा रही थी, जिसका अगला टारगेट बुर्की विलेज था, जो लाहौर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर था। लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए बुर्की के आसपास की कई बस्तियों और बंकर को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बुर्की विलेज अभी भी उनकी पकड़ से दूर था, जिसे सेफगार्ड करने वहां पाकिस्तानी आर्मी भी आ पहुंची थी, जो चप्पे चप्पे पर आर्टिलरी और टैंक तैनात कर भारतीय सेना के साथ दो हाथ करने लगी। वहीं 6 सितंबर के ही दिन भारत की एक दूसरी सैन्य टुकड़ी 3 जाट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एस्मोंड हाइडे के नेतृत्व में डोगराई की ओर बढ़ चली। डोगराई से ग्रैंड ट्रंक रोड सीधे लाहौर तक जाता था, इसलिए डोगराई को कैप्चर कर भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को मिल रही सभी सप्लाईज को रोक देना चाहती थी। 3 जाट रेजिमेंट ने दुश्मन की कड़ी सुरक्षा को तोड़ते हुए जल्दी ही डोगराई पर अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी आर्मी इस अनएक्सपेक्टेड हमलों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन डोगराई पर इंडियन आर्मी का कब्जा होता देख पाकिस्तान ने भी मोर्चा संभालते हुए यहां हवाई हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के जबरदस्त पलटवार से जल्दी ही भारतीय सैनिकों को डोगराई से पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने डोगराई को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए डोगराई के ही पास संतपुरा विलेज में कब्जा जमाए रखा। यहाँ से इंडियन आर्मी का फोकस डाइवर्ट करने के लिए उसी रात पाकिस्तान ने अपने 180 ट्रूपर्स को C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट जेट्स के जरिए भारत के पठानकोट, आदमपुर और हलबारा एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इंडियन फोर्सेस पहले से ही इस हमले को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जेट्स को खदेड़ना शुरू कर दिया।
भारतीय पायलटों ने दुश्मन के कई लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे पाकिस्तान के हवाई हमलों की गति कमजोर पड़ने लगी। हमले की सूचना पाकर लोकल पुलिस भी सेना का साथ देने आ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी कमांडोज का हाल यह हुआ कि 180 में से केवल 20 कमांडोज ही वापस पाकिस्तान जा सके, जबकि 22 मारे गए और 138 को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान की इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई प्रॉपर ब्रीफिंग और एडिक्वेट प्लानिंग ना होना था। वह हमला करने की जल्दीबाजी में एक के बाद एक कई मोर्चों पर भारतीय सेनाओं से शिकस्त खा रहा था। ऐसे ही पाकिस्तान ने 7 दिसंबर को नेवल वेसल्स की मदद से गुजरात के द्वारका शहर में भारी बम्बार्डमेंट करके ऑपरेशन द्वारका की शुरुआत कर दी। ऐसा करके पाकिस्तान नर्दर्न फ्रंट पर भारी पड़ रही थी इंडियन एयरफोर्स का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट करना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान यहाँ इंडियन नेवी के रडार इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन इस हमले का भी पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इंडिया इस वॉर में नेवी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी नेवी के इस हमले पर इंडियन नेवी ने जल्दी ही काबू पा लिया। हालांकि इस हमले में इंडियन नेवी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसलिए इस वॉर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को नेवी को और मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके लिए बाद में कई गुना बजट भी बढ़ाया गया। वही इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 8 सितंबर को एक नया दांव खेलते हुए ऑपरेशन वाइंड अप की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान लाहौर और सियालकोट के मोर्चे पर भारतीय सेना को रोकने के साथ साथ भारतीय सीमा में घुसकर पंजाब के अमृतसर और राजस्थान में मुनावाब पर कब्जा जमाना चाहता था। इसी मोटिव के साथ वहां उनकी एक सैन्य टुकड़ी अमृतसर की तरफ कूच करने लगी, तो वहीं एक पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी राजस्थान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ मुनावाब में भारतीय पुलिस चौकियों पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही थी। पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना की 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इस चौकी पर तैनात राजस्थान पुलिस को सपोर्ट करने आ पहुंची। भारतीय सैनिकों ने 24 घंटे तक बहादुरी से यहां मोर्चा संभाले रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी और हमले के चलते स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। यहां उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था, इसलिए एक और रेजिमेंट को यहां मदद के लिए भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरे क्षेत्र पर हवाई हमला शुरू कर दिया और गदरा रोड रेलवे स्टेशन के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ आ रही ट्रेन पर भी हमला कर उसे वहीं रोक दिया। इससे यहाँ लड़ रही 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कमजोर पड़ गई और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने मुनावाब को अपने कब्जे में ले लिया। वही पाकिस्तान की दूसरी सैन्य टुकड़ी 1 आर्मी डिवीजन अपने पैटर्न टैंक से गोले बरसाते हुए पंजाब के खेमकरन सेक्टर में आगे बढ़ने लगी। यह हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके तेज आवाजों से थर्रा उठे। जल्दी ही ब्रिगेडियर थॉमस केथ योगराज ने आगे बढ़कर यहां मोर्चा संभाला। पाकिस्तानी टैंक को कमजोर करने के लिए उनके पैटर्न टैंकों को रोकना सबसे जरूरी था, इसलिए ब्रिगेडियर थॉमस केथ योगराज ने इसके लिए एक शानदार प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ एयर सपोर्ट की मांग की, जिसके बाद भारतीय पायलटों ने आर्मी को बैकअप देने के साथ साथ दुश्मनों के टैंकों को रॉकेट्स के सहारे बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिगेडियर थॉमस केथ योगराज ने खेमकरन के खेत में पानी भरने के लिए वहां की एक नहर को खोल दिया, जिससे यहाँ की मिट्टी जल्दी ही कीचड़ में बदल गई और पाकिस्तानी टैंक उसमें फंसकर अपनी तेजी खो बैठे। इंडियन फोर्सेस ने इसका फायदा उठाते हुए दुश्मन और उसके टैंकों पर जोरदार धावा बोल दिया। इस तरह 9 सितंबर तक इंडियन फोर्सेस ने यहाँ खेमकरन गांव में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी। यहाँ मेजर अब्दुल हामिद ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। वह अपनी जीप में सवार होकर पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करने के लिए उसके कमजोर हिस्से पर सटीक निशाना लगाते। इस शानदार टैक्टिक का यह असर हुआ कि एक दिन के भीतर उन्होंने अकेले ही 7 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी क्रम में 10 सितंबर को वह एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के गोले का शिकार होकर के शहीद हो गए। आगे चलकर उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी इस शानदार टैक्टिक को दूसरे भारतीय सैनिकों ने भी अपनाया और 97 पाकिस्तानी टैंकों को डिस्ट्रॉय कर यहाँ एक बड़ी जीत हासिल कर ली। भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लार्जेस्ट टैंक बैटल को बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से जाना जाता है, जिसने इस वॉर की दिशा को काफ़ी हद तक
भारत के पक्ष में कर दिया था। वहीं लाहौर के पास मौजूद बुर्की को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारतीय सैनिकों की कोशिश रंग ले आई थी और उन्होंने 9 सितंबर तक बुर्की मोर्चे के अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस जीत के बाद भारतीय सेना ने यहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनके बंकर को तहस नहस कर दिया। अपने विजय के प्रतीक के रूप में वहाँ तिरंगा फहरा दिया। कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर जीत से उत्साहित भारतीय सेना अपने अगले टारगेट सियालकोट की तरफ मूव कर गई। 10 सितंबर को भारतीय सेना की फर्स्ट आर्म्ड ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर खेमकरण सिंह और मेजर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सियालकोट के फ्लोरा पर आक्रमण कर दिया। इस मोर्चे पर भारतीय सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक आपस में भिड़ गए। भारतीय सैनिकों को पैटर्न टैंक्स को खत्म करने का तरीका पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने यहाँ भी बैटल ऑफ असल उत्तर की टैक्टिक्स को अपनाते हुए 11 सितंबर तक 66 पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर बैटल ऑफ फ्लोरा को भी जीत लिया। लेकिन इस जीत में जहां कई इंडियन सोल्जर्स की कुर्बानी शामिल थी, तो वहीं सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मेजर भूपेंद्र सिंह भी इसमें सबसे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ट्रीटमेंट के लिए जब उन्हें दिल्ली लाया गया था तो खुद लाल बहादुर शास्त्री जी उनसे मिलने गए थे। शास्त्री जी को देखते हुए मेजर भूपेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकल आए। जब उनसे शास्त्री जी ने इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि आंसू मेरे दर्द के लिए नहीं, बल्कि खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट ना कर पाने की वजह से है। मेजर भूपेंद्र सिंह को बचाया नहीं जा सका और बाद में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जारी युद्ध के बीच भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस युद्ध का आकलन कर रहा था। दरअसल यूएन सीज फायर कर इस युद्ध को रोकना चाहता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके लिए राजी नहीं थे। दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी ना होता देख यूएन सेक्रेटरी जनरल यू थांट दोनों देशों का दौरा कर युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे थे। यूएन के सीज फायर के प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर को शास्त्री जी ने कैबिनेट और सभी सेना प्रमुखों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यह चर्चा हुई कि अगर भारत सीज फायर के लिए राजी हो जाता है, इससे देश को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। भारत उस समय काफी अच्छे पोजीशंस में नहीं था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके कई इलाकों को जीत लिया था। इसलिए कैबिनेट ने शास्त्री जी को सीज फायर ना करने की सलाह दी। इस वजह से भारत ने यह युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। तब तक भारतीय सेना सियालकोट सेक्टर के चाविंडा को अपने कब्जे में लेने के लिए कूच कर चुकी थी। 14 सितंबर को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को अगुवाई में चाविंडा पर हमला शुरू किया। यहाँ कई दिनों तक घमासान लड़ाई चलती रही, लेकिन जीत हार का फैसला नहीं हो सका। दोनों ही ओर से सैकड़ों सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों टैंक धराशायी हो गए। इंडियन आर्मी चीफ J.N. चौधरी चाविंडा पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ये लोकेशन लाहौर और सियालकोट को कनेक्ट करती है। यहाँ इंडिया की जीत से पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाता और उसे इंडिया की शर्तों पर नेगोशिएशंस के लिए राजी होना पड़ता। भीषण युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन ने 20 सितंबर को रेजोल्यूशन 211 पास कर एक बार फिर दोनों देशों से सीज फायर करने की अपील की। उसी दिन यूएन की मांग को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री आर्मी चीफ J.N. चौधरी से मिले और पूछा कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और यूं ही चलता रहा तो क्या भारत को एक शानदार जीत मिल सकती है। 13 सितंबर को अपनी जीत को लेकर श्योर J.N. चौधरी उस दिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए और वॉर पूरी तरह से किसी के पाले में तो था नहीं, लेकिन इसमें भारत को बढ़त जरूर थी। इस वॉर के चलते जहां पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडिया की 550 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी थी, तो वहीं भारत पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले चुका था। इस बढ़त के बावजूद ऐसे बहुत से फैक्टर थे जो इस वॉर पर इफेक्ट डाल रहे थे। यह वजह इतनी बड़ी थी कि वॉर में अपर हैंड होने के बाद भी भारत ने यूएन द्वारा प्रपोज किए सीज फायर को पाकिस्तान से पहले एक्सेप्ट कर सबको हैरानी में डाल दिया। जीत की स्थिति में होने के बावजूद भारत का सीज फायर एक्सेप्ट करने के पीछे कई कारण थे। पहला मेन कारण देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी। 3 साल में 2 युद्ध करने से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब हो चुकी थी और युद्ध लंबा खींचने से यह स्थिति और भी खराब हो सकती थी। वॉर की वजह से देश के लगभग हर सेक्टर पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा था।
यह वह समय था जब वीट की सफिशिएंट सप्लाई तक के लिए भारत अमेरिका की PL 480 स्कीम पर डिपेंडेंट था। भारत के इस तरह युद्ध में शामिल होने से अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी देते रहते थे। जारी युद्ध और अमेरिका धमकियों से भारत में खाने पीने के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। वही 1962 के युद्ध के बाद भारत का डिफेंस बजट काफ़ी बढ़ गया था। 1964 में चाइना द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिससे डिफेंस बजट बढ़कर गवर्नमेंट के कुल स्पेंडिंग का करीब 28% तक पहुंच चुका था। युद्ध लंबा खींचने से यह स्पेंडिंग और भी बढ़ सकती थी, जिससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब हो सकती थी। ऐसे हालात ना बन जाए, इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर तिरुवल्लुवर तेट्टाई कृष्णमाचारी और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम समेत कई मिनिस्टर्स द्वारा प्रधानमंत्री शास्त्री जी को सीज फायर एक्सेप्ट करने की सलाह दी गई थी। सीज फायर एक्सेप्ट करने के पीछे दूसरा कारण इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक रूप से अकेला पड़ना था। इस लड़ाई के दौरान दुनिया का कोई भी देश खुलकर भारत के सपोर्ट में नहीं आया था। यहां तक कि सोवियत यूनियन भी उस समय न्यूट्रल बना हुआ था और भारत पर सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा था, जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना खड़े थे। चाइना तो कई बार इस युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा था और हमेशा भारत को क्रिटिसाइज कर चुका था। इस बीच युद्ध में बॉर्डर पर अपनी सेना को मोबिलाइज कर सीमा पर गोलीबारी कर रहा था। तीसरा रीजन यह था कि इस युद्ध में 14 सितंबर के बाद भारत को कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। फ्लोरा पर जीत हासिल करके भारतीय सैनिक चाबिंडा को जीतने के मकसद से आगे बढ़ी थी, लेकिन यहाँ 5 दिन की घमासान लड़ाई के बावजूद भी भारतीय सेना इसे अपने कब्जों में नहीं ले पाई थी। इसके अलावा सीज फायर को एक्सेप्ट करने के पीछे चौथा कारण आर्मी चीफ JN चौधरी द्वारा बताए गए गलत आंकड़ों को माना जाता है। युद्ध के बीच UN के 20 तारीख वाले सीज फायर प्रपोजल को लेकर जब लाल बहादुर शास्त्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ से इसे एक्सेप्ट करने को लेकर राय मशवरा कर रहे थे, तब आर्मी चीफ JN चौधरी ने उन्हें लड़ाई खत्म करने की सलाह दी थी। उन्होंने बिना वेरीफाई किए उनसे कहा था कि भारतीय सेना के वेपन्स लगभग खत्म होने की कगार पर है, जबकि वास्तविकता में उस समय भारत ने अपने वॉर रिजर्व का केवल 14% हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। भारत द्वारा सीज फायर एक्सेप्ट करने की पहल के पीछे 5वीं वजह यह थी कि UN, अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर सीज फायर का प्रेशर बनाया जा रहा था। ऐसे में शास्त्री जी का मानना था कि भारत अगर आगे से सीज फायर डिक्लेयर करेगा तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और यह भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत होगी। उनका अनुमान यह भी था कि इसके बाद भी पाकिस्तान सीज फायर करने में आनाकानी करेगा और ऐसे में पाकिस्तान द्वारा युद्ध जारी रखने पर उसके हमले का भारतीय सैनिकों द्वारा मुंहतोड़ जवाब देना जारी रखा जाएगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 21 सितंबर को सीज फायर एक्सेप्ट कर युद्ध पर विराम लगाने की पहल कर दी। जैसा कि शास्त्री जी का अनुमान था, इंडिया के सीज फायर एक्सेप्ट करने के बाद भी पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना भी लड़ाई जारी रखते हुए डोगराई को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ गई, जिससे यहां इंडियन मिलिट्री के इतिहास की सबसे ब्लडीएस्ट बैटल की शुरुआत हो गई। ब्रिगेडियर डेसमंड हाइड ने अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ 21 सितंबर की रात को ही डोगराई पर जोरदार और निर्णायक हमला कर दिया। डोगराई चिचगोयल कैनाल के पूर्व किनारे पर अमृतसर लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड पर सिचुएटेड है, जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डोगराई को अपने कब्जे में लेने से भारत इस जंग में और भी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता। 6 सितंबर के बाद से भारतीय सेना इसे फिर से जीतने के कई प्रयास कर चुकी थी, इसलिए लेकिन क्या हो रहा था, सफल नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस मोर्चे पर उसके सैनिक तादाद में भारतीय सैनिकों से लगभग डबल थे। वहीं जगह जगह पाकिस्तानी टैंक्स तैनात थे। इसलिए डेसमंड हाइडे ने यहाँ जीत हासिल करने के लिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, जिंदा या मुर्दा अब हम सब डोगराई में ही मिलेंगे। अपने कमांडर के जोशीले अंदाज से भारतीय सेना का मनोबल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और रात के करीब 12 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों ने 2 अलग दिशाओं से डोगराई को घेर लिया। पहली बार में भारतीय सैन्य टुकड़ियों को कुछ खास असफलताएं हाथ नहीं लगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना यहाँ पहले से ही ट्रेंचेज में छुपी हुई थी।
और वहीं से भारतीय सेना पर लगातार हमले कर रही थी। भारतीय सेना के लिए उन्हें खाइयों से निकालना जरूरी था, इसलिए जल्दी ही 3 जाट रेजिमेंट के वीर सपूतों खाइयों में घुस गए, जिसके बाद बंदूकों और गोले बारूद से लड़ी जा रही लड़ाई अब हाथों और पैरों से भी लड़ी जाने लगी। कई घंटों तक दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई चलती रही। इसके दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कमांडर सहित उनके 108 सिपाहियों को जिंदा पकड़ लिया। दोनों ओर से सैकड़ों जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने 308 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया, जबकि बदले में भारत के 86 सैनिक को भी अपने देश के लिए कुर्बान होना पड़ा। इसी के चलते 22 सितंबर की सुबह 6 बजे तक भारतीय सेना ने डोगराई पर कब्जा कर वहां भारतीय तिरंगा फहरा दिया। भारत अब लाहौर को जीतने में एकदम करीब पहुंच चुका था और इसके लिए यहां अपने टैंकों को मोबिलाइज भी करना शुरू कर दिया था। भारत की इस जीत से पाकिस्तान की हालात खराब हो गई। पाकिस्तान पहले ही अपने काफ़ी इलाकों पर भारत कब्जा कर चुका था। उसके लिए कहीं सिचुएशन और वर्स ना हो जाए, इसलिए अयूब खान भी सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों देशों के द्वारा सीज फायर एक्सेप्ट करने के अगले ही दिन 23 सितंबर को दोनों देश की सेनाएं अपने अपने देश की ओर कुछ करने लगी और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाई खत्म हो गई। इस लड़ाई में भारत से मिली हार के बाद अयूब खान इतने निराश थे कि एक बार अपने कैबिनेट के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी को कभी खतरे में डालने की गलती नहीं करेगी। सीज फायर के करीब 3 महीने बाद जनवरी 1966 में पीस टॉक के लिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ताशकंद में मुलाकात करते हैं, जहां दोनों के बीच ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने युद्ध के दौरान अरेस्ट किए गए सैनिकों को लौटाने और कब्जा क्षेत्रों को वापस करने का फैसला किया। लेकिन इस समझौते के जस्ट अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी डेथ से पूरा भारत में शोक की लहर थी और हर कोई उनकी इस अचानक से मौत का कारण जानना चाहता था। बाद में उनकी मौत के पीछे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई एक्सपर्ट समेत भारत का एक बड़ा वर्ग आज भी इसको झूठ मानता है और दशकों से उनकी डेथ के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया जाता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस में उस वक्त सेकेंड इन कमांड रहे रॉबर्ट क्राउली ने अपने एक इंटरव्यू में कॉन्फेस किया था कि लाल बहादुर शास्त्री के मौत के पीछे CIA का हाथ था। इसके बारे में ग्रेगरी डगलस की बुक कन्वर्सेशंस विद द क्राउ में भी डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है कि भले ही शास्त्री जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वह अपने पीछे 1965 वॉर में अपने साहसिक और मजबूत इरादे की महान यादें छोड़ गए, जिनकी बदौलत भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट तक जीत हासिल कर पाकिस्तान को भारतीय सीमा से उल्टा पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। धन्यवाद।